नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जब 2024 के रिजल्ट आए तो आपने सुना होगा, अक्सर जब कांग्रेस को 99 सीट मिली तो कहा गया कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हो गई और 240 सीट जीतने वाली बीजेपी चुनाव हार गई। यह होता है इकोसिस्टम, यह होता है किस तरह से नैरेटिव बनाया जाए। अभी दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को 48, जिसके 8 सीट थी, उससे 40 बढ़ करके 48 हो गए और आम आदमी पार्टी को जो है 22 सीट मिले जो 62 पर थी और कांग्रेस एज यूजुअल 0 पर थी। तो उसका क्या नैरेटिव बनाया गया, क्या बताया जा रहा है कि बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस लड़ी। मतलब इनका कहने का मतलब था कि कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए था, कांग्रेस तो यहां केवल कीर्तन करने आई थी, केवल ढोल मजीरा बजाने के लिए आई थी, बाकी उसका कोई संबंध नहीं था। इनकी सहानुभूति आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से नहीं है। ये जो कहने वाले हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ये है, ये बदनाम करना है कि किसी तरह भी ये श्रेय न मिले, बीजेपी को जीत का श्रेय न मिले। इस पर आगे विश्लेषण करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय इसमें जरूर व्यक्त करेगा। कृपया राय जरूर व्यक्त करें अपनी। धन्यवाद। तो ये क्या है? आम आदमी पार्टी हार गई? हार नहीं था। 11 साल से एक सर्कस चला था, एक नौटंकी चल रही थी, दिन रात 24 घंटे की नौटंकी। तो उसने एक न एक दिन बंद होना ही था। जनता की भी एक सीमा होती है सहने की, और जब वो सीमा क्रॉस हो गई तो फिर ये सब हुआ, जो ये भी तगड़ा पलट हुआ। और क्योंकि कांग्रेस आधे मन से लड़ रही थी, उसका वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा, थोड़ा सा 2% वोट बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है जिस बात को जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि साहब ये बीजेपी की जीत इसलिए हुई। पहले मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। आपको याद है, महाराष्ट्र में 30 सीट महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो बिल्कुल पिछले चुनाव में सब तीनों मिलकर, तीनों यानी अगर हम शिवसेना को इस तरफ मान लें तो जो बचे हुए थे 7-8 सीट थी। कांग्रेस की 1 सीट थी और 6 इसकी थी, शिवसेना शरद पवार की, और एक आध कोई और, कुल मिलाकर के 8 सीट थी और 40 सीट जो है इनकी थी, बीजेपी शिवसेना की, सिर्फ 2 पार्टी की टोटल उसमें जो है। तो लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव हुए तो ये सिमट गए। 30 आउट ऑफ 48 सीट, जो 48 लोकसभा सीट है वहां पर महाराष्ट्र में, उसमें से 30 सीट जो है ये महाविकास आघाड़ी ले गई और मात्र 18 सीट इनको मिला, महायुति को। ये जो देवेंद्र फडणवीस और असली शिवसेना जिसके नेता शिंदे हैं, और असली अजीत एनसीपी जिसके नेता अजीत पवार है, शरद पवार के भतीजे, तो इनको केवल मिली 18 सीट। आप सोचिए कि एकदम पर 30 सीट का लॉस हुआ। 30 नहीं, 25 कुछ सीटों का जो है, इनकी 40 से 22 सीट का लॉस हुआ महायुति को, और इसको एक बहुत बड़ी जीत बताया गया। और सचमुच अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें कि 30 और 18 तो एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इसमें छुपाया क्या गया? इन दोनों में, दोनों गठबंधन में जो वोट परसेंटेज का फर्क था वो केवल 0.4%, 0.4% का फर्क था। इनको मिले महाविकास आघाड़ी को 43.9, 43.9%, और महायुति को मिले 43.5%। 43 दोनों में कॉमन था, केवल 0.4% का फर्क था। और जब ये सीटों में बदला गया तो इसका परिणाम जो है बिल्कुल उलट हो गया। विधानसभा चुनाव, जब ये विधानसभा में गए तो ये सारा का सारा जो था वो चेंज हो गया, लेकिन वहां लोकसभा में स्थिति खराब हो गई, 30 और 18 का रह गया। फिर यही वोटर जो है जब विधानसभा में गए तो आप जानते हैं कि क्या स्थिति आपने देखा, 230 के करीब,
30 के करीबन तो अकेले इसके आए थे, और मतलब 200-250 के करीबन इनके आ गए थे महायुति के, और ये सिमट करके 20-25 में 30-40-50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, 50 के आसपास रहे होंगे, तो 233 करीबन ये थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो वोटर इनको महा विकास अघाड़ी को 43.9 लोकसभा में दे रहा था, वो घट करके 35.4 पे आ गया, और महायुति का 43.5 से बढ़ करके 51.3% हो गया, इसलिए एक तरफा वो आ गया। इतने बड़े मार्जिन बढ़ गया, लगभग 10% का, यानी ये हो गया, आप ये समझ लीजिए 5% ऊपर नीचे हो गया, 6% करीबन ऊपर नीचे होगा, 6% के घट गए और 6% के बढ़ गए। तो ये माना जाता है कि जब ये 100 किस्म के बहाने बना रहे हैं कि साहब ऐसे कैसे हो गया, अभी इसमें था 0.4% से बढ़ा। लेकिन आप एक चीज आप जानिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी वोटर किसी का गुलाम हो, वो परिस्थिति के हिसाब से वोटिंग करता है। मैं आपको दिल्ली की बात बताता हूं। जब भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए मोदी दौर में, 2014, 2019 और अब 2024 में, तो क्लीन स्वीप होता था। 7 की 7 सीटें जो है उनके पास जाती है, किसके पास? बीजेपी के पास। और ये लोग जो है दोनों जीरो पे थे। तो 2024 में दोनों, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, दोनों मिलकर के लड़े, तब भी रिजल्ट वही रहा। तो ये वोटर्स जो है किसी का गुलाम नहीं होता, अपनी प्राथमिकताएं देखता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे उड़ीसा में पिछले चुनाव में, इस चुनाव में तो खैर दोनों एक ही हुआ। तो वो क्या उन्होंने किया कि केंद्र में तो बीजेपी को वोट दिया 2019 में, लेकिन स्टेट में जो है ये नवीन पटनायक को वोट दिया। ऐसे उससे पहले भी हुआ, और ऐसे कई जगह होता है कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती है। कुछ तो डेडिकेटेड होते हैं, जैसे माना बीजेपी है, बीजेपी का 35 से 38 के बीच एक कांस्टेंट वोटर है, लगभग पूरे उत्तरी भारत में, पश्चिम भारत में, ईस्टर्न इंडिया में, मध्य भारत में, महाराष्ट्र तक में जो है 35 के आसपास, 35 से 38 के बीच का एक ऐसा वोटर जो डेडिकेटेड है। उसके बाद जो वोट इनको मिलते हैं, जो कई बार 50 से ऊपर जाते हैं कई लोकसभा चुनाव में, तो वो जो है उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती है, वो अपने हिसाब से तब उसमें अलग वोट करते हैं। तो ये एक सुनियोजित एक वो किया गया कि किसी भी तरह जो है बीजेपी को वो न दिया जाए, महत्व न दिया जाए, या उनकी जो विक्ट्री जो हो रही है उसको ग्लैमराइज न किया जाए। तो जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, उसमें बड़ा हल्ला मचाया के साथ सफाया कर दिया, ओनली केवल 0.4% की वजह से। लेकिन जब यही बीजेपी अब की यहां पे जीतती है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतती है, तब इस बात को डाइवर्ट किया जाता कि इसको श्रेय न मिले, बीजेपी को जीत का श्रेय मिले। तो फिर वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है कांग्रेस की वजह से आए, क्योंकि उनके भी 2% वोट बढ़ गए, और अगर कांग्रेस ना होती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति कांग्रेस को आज भी वोट दे रहा, या 4% जो पहले वोट देता था, उसमें 2% का इजाफा हुआ। जरूरी नहीं कि कांग्रेस अगर नहीं होती तो वो वोट आम आदमी पार्टी को मिलते। मुस्लिम वोट भले ही मिल जाते, लेकिन इस बार भी मुस्लिम वोट जो थोक के हिसाब से तब भी जो है उसको मिला, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को नहीं मिले। कांग्रेस को उसका परंपरागत 4% वोट और कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं या उनका अपना व्यक्तिगत जो प्रभाव होता है उसका वोट मिला। क्योंकि जैसे संदीप दीक्षित कई समय से लगे हुए थे लड़ाई करने में, या अजय माकन, या जितने भी और लोग थे जो सक्रिय थे, उसने तो हाथ खड़े कर दिए थे। राहुल गांधी ने एक बार उन्होंने डांटा, इंडिया अलायंस के जो घटक दल थे उन्होंने एक बार डांटा, अखिलेश ने भी डांटा, ममता ने भी डांटा, बिहार वालों ने भी डांटा, उद्धव ठाकरे ने भी डांटा। तो उसकी तो सिटी गुम हो गई, तो फिर कभी बहाने बना करके जो है इधर उधर भागता रहा। हालांकि बाद में कुछ जगह जहां सलीमपुर, जहां मुस्लिम बहुल वो है, वहां उन्होंने किया, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात तो है ही है राहुल गांधी की कि मेरा मुख्य वोट जो है मुस्लिम है, वो ना जाए, उसमें पकड़ बनी रहे, तो इसलिए वो इतना प्रचार किया। लेकिन मैं इन लोगों की बता रहा हूं कैसे ये व्याख्या करते हैं। तो जो डेडिकेटेड वोटर है उनके साथ है, और अगर दोनों में अलायंस होता तो वो क्यों नहीं बीजेपी के साथ आता। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा, जो इनको 22 सीट मिली है उससे भी ज्यादा सीट मिली। और मैं देख रहा हूं जितना मीडिया है, मीडिया में एक ये ज्यादातर ये नैरेटिव जो है मीडिया खड़ा कर रहा है। मैं उसका वो देख रहा था,
अजीत अंजुम एक यूट्यूबर है, वो सुप्रिया सुनीत का इंटरव्यू ले रहा था और उसमें यही बात करें कि आपकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी हारी और आपको इस बात का खुशी नहीं है कि हम, इस बात का दुख नहीं कि हम हारे, इस बात की खुशी है कि आम आदमी पार्टी हारी। तो मतलब ये सारे के सारे एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इवन और फिर मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि जो इनका वोट दिखता भी है कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, जो बढ़ा हुआ दिखता है, वो कुछ क्लस्टर में है, कुछ बस्तियों में, निश्चित बस्तियों में है जहां पर कि मुस्लिम वोट ज्यादा है। तो ये उस मुस्लिम वोट, क्योंकि वो स्कैटर्ड नहीं है, पूरे उसमें समान रूप से नहीं बिखरा हुआ है, वो पॉकेट्स में है। जैसे सलीमपुर हो गया, जहां भी मुस्लिम इलाके हैं, या कहीं और भी पूरे देश में। तो इसलिए इनका बड़ा बड़ा वोट, इनका परसेंटेज ज्यादा जाता है और उसके हिसाब से सीटें नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, कुछ ही पॉकेट्स पर वो है। इवन जो राजस्थान में जैसे हुआ था पिछली बार, जब 5 के 5 10 में से 5 बीजेपी ले गए थे, 5 जो है कांग्रेस ले गई थी, तो उस समय भी ये कह रहे थे हमारा केवल बहुत कम परसेंट का फर्क था। ठीक है, फर्क था, लेकिन फर्क क्या था कि उनका जैसे वो जो एक क्षेत्र है जो मुस्लिम, मेवात में वहां ज्यादा मुस्लिम वो है, तो वहां का टोटल वोट जो है, मुस्लिम वोट वहां बढ़ गया, लेकिन वो वोट जो है काम नहीं आया आगे, क्योंकि वो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड था। विधानसभा में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। और खैर कुछ और भी परिस्थितियां थी, लोगों ने अपनी गलतियां भी महसूस करी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और क्यों बनाया जा रहा है। अब मैं असली बात पर आता हूं। एक संस्था है यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट की जो है, अमेरिका की संस्था है, जिसको कि उनके डिपार्टमेंट से फंडिंग होती, और ये उस दौर में ज्यादातर रहा जिस दौर में ये बाइडेन और उसका जो ग्रुप, बाइडेन को आप मत समझिएगा, बाइडेन तो बहुत बेवकूफ था, उसके पीछे जो मुख्य वो था, जो सारा वो चलाता था, वो ये बराक ओबामा था और उसका गैंग था। तो ये लोग, इन्होंने एक संस्था बना रखी थी जो जगह जगह जाकर, और ये आज की संस्था नहीं है, 1960 की से ये बनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एड, एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इनका डेवलपमेंट से कोई संबंध नहीं था। ये सिर्फ ये पैसा जो है उन राष्ट्रों में जाता था जहां इनको अपना प्रभाव लाना हो, जहां इनको सत्ता बदलनी हो। और अभी रिसेंटली जो है, पिछले 4 सालों में, जो बाइडेन और उससे पहले भी बराक ओबामा के टाइम पर जो है, यहां बहुत फंडिंग करते थे ये संस्था जो है। और ये नहीं कि डायरेक्ट यूएस एड के नाम से नहीं, फिर वो कई पॉकेट्स में विभाजन करते, कई जगह जो है उस डायरेक्ट पैसा नहीं आता, इससे एक एनजीओ को, उस एनजीओ से दूसरे एनजीओ को, तीसरे एनजीओ से, फिर जाकर के ये ऐसा करते थे। और इसी में से जो सोरोस जो है वो भी फंडिंग करता है, उसको, सोरोस को भी फंडिंग यहां से मिलती थी। टोटल मिलाकर के ये पैसा सिर्फ इन्हीं का है, अमेरिका का पैसा है, जो अपने हिसाब से वो दुरुपयोग करते हैं। और क्योंकि इस समय जो है, जब से 2014 से इनका टारगेट मोदी जी थे। आपको अगर याद होगा तो देवास में जब ये अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, ये जितने भी फाइनेंशियल होता है, जितने भी समझौते होते हैं, तो उसमें इसमें तब भी इसने कहा था, सोरोस ने, कि हम मोदी रिजिम को चेंज करेंगे। तो ये जो पैसा है, तो ऐसा नहीं आता कि वहां कोई सशस्त्र क्रांति, नहीं, वो ये मीडिया कर्मियों को पकड़ती है, या यहाँ के एनजीओ, फिर वो एनजीओ आगे मीडिया कर्मियों को पकड़ती है। जैसे आपने देखा कई चीजें ये फैलाते हैं, कभी कहते हैं पेगासिस से हमारी वो हो रही है, जासूसी हो रही है, या कोविड में इतने लोग मारे गए, या कोरोना में जो है कोरोना वैक्सीन खराब है। तो ये सारा का सारा ये मैनेज करते हैं किसी सरकार को बदनाम करने के लिए। तो जितना भी मीडिया में आज ये चल रहा है, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो उससे फंडेड हैं, और जिनसे सहन नहीं हो रहा। सहन क्यों नहीं, अब तो होना ही है। उन्होंने फंडिंग रोक दी है, फिलहाल 90 दिन के लिए रोकी है, लेकिन अल्टीमेटली जब ट्रंप और एलन मस्क को पता चलेगा कि कहाँ पता तो उनको चल ही गया, कहाँ गया, क्या क्या गया, तो अल्टीमेटली वो इसका दुरुपयोग रोकेंगे, और कम से कम भारत के खिलाफ नहीं करेंगे। तो ये पीड़ा जो है इस मीडिया की उभर के सामने आ रही है। तो देखिएगा कि क्या, किस ढंग से नैरेटिव बनाया जाता है। आपको याद होगा कोरोना टाइम पे राहुल गांधी कहता है कि 48 लाख लोग मारे गए। इतना झूठ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो यही जो नेटवर्क है, तो वो कहीं से छुपा देते हैं। वो मुझे याद है, वो कहता है कि
साइंस झूठ नहीं बोल सकती है। तो इनका एक इन्हीं इसी नेटवर्क का जो है एक वो था, अखबार था, उसने एस्टिमेट लगाया कि नहीं, जैसे ये स्थितियां हैं भारत में कम से कम 48 लाख से 1 करोड़ लोग तक मारे जाएंगे। तो उसने वो बात उठा ली, जबकि पौने 5 लाख लोग ही मारे गए थे। इवन जब इन्होंने वो यूपी का दिखाया, यूपी में जितने लोग मारे गए थे उससे कम लोगों ने कंपनसेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये जो है लाखों में बता रहे थे, जबकि मेरे ख्याल है 36-37 हजार की करीबन यूपी में कैजुअलिटी हुई थी। क्योंकि सबसे अगर अच्छा प्रबंधन किया था उस समय, अगर किन्हीं मुख्यमंत्रियों थे, एक तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। इन तीनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे गलत काम किसने किया? एक तो यही जिसको उखाड़ा, जिसका सर्कस फेंक दिया, केजरीवाल। दूसरा उद्धव ठाकरे, वो तो पूरे उसमें बाहर नहीं निकला। और तमिलनाडु, केरल, बंगाल में तो पता भी नहीं चलता होगा कि जो स्थिति बंगाल की है कि कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, उनका कोई लेने देना ही नहीं इन बातों से। तो इस यूएस एड या इनके इस षड्यंत्र को अगर किसी ने रोका है, क्योंकि कई जगह नहीं रुक पाता है। बांग्लादेश में आप देखिएगा तख्ता पलट हो गया, ऐसे कई जगह तख्ता पलट होते हैं। तो उसके पीछे यही होते हैं, जब वो कहते हैं क्या है वो कुछ क्रांतियां कहते हैं कि गुलाबी क्रांति, और इस ढंग से नाम देते हैं। तो वैसे इन्होंने छात्र आंदोलन, अरे इनका छात्रों को क्या लेना देना है पढ़ाई से? बांग्लादेश के छात्रों को या हमारे देश के छात्रों को, इस कम्युनिटी के, इन्हें क्या लेना देना है वो तो। लेकिन यह है कि बनाया गया, जैसे हमारे यहाँ सीए खिलाफ आंदोलन हुआ, आप क्या सोचते हैं कि स्वतः स्फूर्त है? और उसमें सारे ये जो यूएस एड वाले जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, ये सब उनके पक्ष में थे। या किसान आंदोलन, किसान क्या खाली पंजाब में किसान है? पूरे भारत में किसान है। और पंजाब से ज्यादा जो है खेतियां होती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, केवल पंजाब के किसान और कुछ ये जो टिकैत के जो 2-4 थे, खैर बाद में तो उनके डंडे मार करके ठीक हो गए, लेकिन पंजाब के ही किसान थे। वो तो अच्छा हो गया कि इन्होंने रोक लगा दिया। हरियाणा की जनता ने जो है उस उपद्रव को रोक दिया, वहां पर बीजेपी की सरकार बना करके। और अब दिल्ली में, तो ये जो है देश के लिए बड़ा अच्छा है। आप देखिएगा, बगैर डेप्थ में जाए ये चीजें पता नहीं चलती, और आम आदमी क्या, अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं चलती। लेकिन जब चीजें सामने आती, विकीलीक्स का ने ये सब निकाला है, बाद में उन्होंने भी वेरीफाई किया, यूएस ने भी वेरीफाई किया। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।